हेलो। हेलो हेलो। जी आदित्य, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैभव, वैभव स्टार्ट करो। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर बाढ़े चोट। जिस प्रकार एक कुम्हार घड़े को अंदर से सहारा देता है और बाहर से उसे थाप लगाते हुए उसका आकार सही करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक अर्थात अध्यापक या गुरु शिष्य को कठोर अनुशासन में रखते हुए उसे अंदर से प्रेम करते हुए सही मार्गदर्शन देता है। इसी पंक्तियों के साथ मैं वैभव सिंह चौहान आज आप सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं तथा आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं। आज के इस वेबिनार का विषय ओपन बुक एग्जामिनेशन पर है। आज हमारे इस वेबिनार में ओपन बुक एग्जामिनेशन ओबीई से रिलेटेड आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तथा कुछ अन्य जानकारी जो एग्जाम के वक्त हमें जाननी चाहिए उसका भी समाधान मिलेगा। आज का यह कार्यक्रम अगर सफल हो पाया है तो वह भारत ज्ञान अक्षर के परिश्रम के वजह से। भारत ज्ञान अक्षर stands with building community of aspirants who are ready to give everything when it takes to crack government exams. It determined to build a community of student, professor, pass out and motivational speaker who works mutually to benefit each other by sharing words of wisdom, freedom and notes. साथ ही आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यूटीटी ईट्स जो कि एक फूड टेक कंपनी है जो कि साउथ कैंपस सत्य निकेतन में आपकी लाइफस्टाइल इजी करेगी। साथ ही मैं इंटरनेशनल काउंसिल आईची का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी स्किल, नॉलेज और प्रोफेशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है और उनको पर्सनालिटी इनहेंस करता है। तथा मैं ट्रुथ विंगर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। ट्रुथ विंगर्स इज अ स्टूडेंट लेड मीडिया इनिशिएटिव दैट एम्स टू ब्रिंग यू closer to the right news, right opinion and right narrative with a vision to reach out young and curious mind. Now I would like to call Agam. Agam? धन्यवाद वैभव जी। सबसे पहले मैं आदरणीय रवि सर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, कमल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस मीटिंग में आने के लिए, और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा इस मीटिंग से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओबी एग्जाम आने वाले थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपने सीनियर से बात करता हूँ। उसी समय मैंने सोनू भैया को कॉल किया जो कि भारत ज्ञान अक्षर के फाउंडर हैं। रवि रंजन जी जी, उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं और जो लोगों के पास कोई सीनियर गाइडेंस के लिए नहीं है उनको कितनी दिक्कत आएगी। यही बोलते हुए उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि क्या हम ओबी के ऊपर एक सेमिनार करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। ये चीज़ सुन के मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया और फाइनली भारत ज्ञान अक्षर की वजह से हम आज इस चीज़ को पॉसिबल कर पा रहे हैं, आप तक वो चीज़ ला पा रहे हैं, और इसी वजह से आज हम सभी रवि सर को और कमल जी को सुनेंगे और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूटीटी ईट्स को, जो कि एक फूड टेक कंपनी है जो कि साउथ कैंपस में काफ़ी लोगों की लाइफ आसान करने वाली है, फूड्स के स्टैंडर्ड्स को रेज करने वाली है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आईसी को, जो कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ट्रुथ विंगर को। जब आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि बच्चों को मीडिया की फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट करती है और उनको अपॉर्चुनिटीज देती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए इस मीटिंग को, इस वेबिनार को ओपन करता हूं आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद अगम जी।
अब मैं रवि रंजन सर को बुलाना चाहूंगा। रवि रंजन जी का परिचय देते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि आप वर्तमान पूर्व में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थे और आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का एबीवीपी से इलेक्शन कंटेस्ट किया। वर्तमान में सर दयाल सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तथा एबीवीपी दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट तथा साउथ विभाग के विभाग प्रमुख हैं। सर आप आमंत्रित हैं। आदित्य, रवि रंजन सर जुड़ चुके हैं? जी जी। हाँ भाई जी। सर आदित्य, हेलो जी आदित्य। भैया। आदित्य, रवि रंजन सर एक दूसरे अकाउंट से वो है जहाँ पर उनका फोटो भी लगा हुआ है, वो वाला को होस्ट बनाओ। नेम शायद ये बताना। रवि रंजन। रवि रंजन चौधरी सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना अब? जी भैया जी। तो ठीक है, इसी मैं वाले को फिर बना से दूं? हाँ, इसी को आप बना दीजिए क्योंकि लैपटॉप से मैं लॉगिन कर रहा है, कुछ सब टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसी पे करिए। एक मिनट भाई यार। अच्छा, ये जिस पे डीपी लगी ना। अब ठीक है भैया? हाँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा मिस कर गया सेशन आपका ऑलरेडी, तो थोड़ा डेवलपमेंट किया हुआ है, थोड़ा बता देंगे आप। सर अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है और अभी आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब आप इनवाइटेड हैं और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसी कारण वीडियो तो ऑन नहीं हो पाएगा। ऐसे पहले मैं लैपटॉप से लॉगिन था और एक अच्छा टॉपिक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि अभी के समय में छात्रों के लिए और छात्र जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि ओबीई क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल पिछले सेमेस्टर में थर्ड ईयर जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ओबीई के तहत एग्जाम दिया और वो फिर पास आउट होकर चले गए। तो लगभग जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो बैच हैं उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो इसमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा पिछले सेमेस्टर में लोगों ने शुरू में, चूंकि पहली बार था ऐसा, तो लोग थोड़ा घबरा रहे थे इस बात को लेकर कि ओबी किया है, ओबी में हम कैसे अपना आंसर सीट, एग्जाम का पर्पसेज, बहुत सारे बातें इसमें मिक्स हुई। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें बस मैं एक बात कह के स्टार्ट करूंगा कि एग्जामिनेशन चाहे आप फिजिकल मोड में दें चाहे ऑनलाइन मोड में दें, एग्जामिनेशन का पर्पस एग्जामिनेशन है। और आपको हमेशा थोड़ा, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ओबी आपको देना है, ओपन बुक में आपके पास मटेरियल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घबराहट के कारण ही पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका मिस हो गया था पेपर। उन्होंने अच्छा लिखा लेकिन चूंकि टाइम मैनेजमेंट के कारण, और जैसा आप लोगों ने गाइडलाइन पढ़ा भी होगा, उस गाइडलाइन में बेसिकली मेंशन है कि जो बुक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, जो आपका एग्जामिनेशन है, वो टोटल 4 आवर्स का ऐसा यूनिवर्सिटी ने रखा है। 3 आवर्स फॉर योर आंसर शीट, जो आप आंसर लिखेंगे उसमें 3 आवर्स लेना है, और 1 आवर्स फॉर योर डाउनलोडिंग और अपलोड जो करेंगे आंसर शीट लिखने के बाद, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 1 आवर्स आप लोग को। एक चीज और है कि थोड़ा जितनी भी गाइडलाइन है, कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट है, मैं दयाल सिंह साध में पढ़ाता हूँ,
और अपने स्टूडेंट्स को मैं सारे विषय पर जितने भी ओपन बुक एग्जामिनेशन में जितने भी गाइडलाइन में बातें हैं उसको थोड़ा बहुत अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक चीज 1 आवर्स फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, जिसका इंटरनेट स्पीड बहुत सही है और हो सकता है कि आसानी से वो डाउनलोड कर ले, अपलोड कर ले, तो उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है इसमें कि अगर उन्होंने आंसर शीट मतलब आंसर लिख लिया अपना क्वेश्चन का और उसको अगर स्पीड आपकी सही है, अच्छी जगह पर है, तो अपलोड करने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जो समय डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का जो एक्स्ट्रा समय आपको 1 घंटे का मिला है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा प्रत्येक कॉलेज में आप अगर देखेंगे, तो प्रत्येक कॉलेज में अपने स्तर पर एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, जो स्पेशली ओपन बुक एग्जामिनेशन को ही केयरफुली देखेंगे। और उसके अलावा हो सकता है कि कॉलेज बाय कॉलेज वेरी करे इस चीज़ को लेकर कि हो सकता है कि कॉलेज में कुछ टीचर्स की नोडल ऑफिसर तो रहेंगे ही एग्जामिनेशन से रिलेटेड, लेकिन कुछ टीचर्स की नियुक्ति या ड्यूटी, सॉरी नियुक्ति नहीं, ड्यूटी लगाई जाती है कॉलेज में, और वो उस दिन एग्जामिनेशन के लिए आपके हमेशा आपको क्या करना है कि कॉलेज के वेबसाइट पर और डीयू के वेबसाइट पर जो आपका एडमिशन का वेबसाइट है, सॉरी एग्जामिनेशन का वेबसाइट है, उस पर आप हमेशा एक बार उसके नोटिफिकेशन को देखते रहें, ये थोड़ी आसानी होगी। अभी तक लगभग जो डिटेल शेड्यूल है, उसके अनुसार 12 तारीख को या 12 दिसंबर को लगभग एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और आप अपना जो टाइम टेबल है, वो ऑनलाइन देख सकते हैं एग्जामिनेशन के साइट पर सर्च करके। उन सबको पता भी होगा, बहुत से लोग जो स्टूडेंट हो गए, उन्होंने डाउनलोड कर भी लिया होगा इस चीज़ को लेकर। और कैसे-कैसे क्या प्रोविजंस है, इसके बारे में भी आप लोगों को कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिला ही होगा। इसमें क्या है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड साइट है इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उसमें ही आपको कॉलेज के रोल नंबर, आईडी, पासवर्ड से लॉगिन करके वहाँ पर ही आपको आंसर शीट अपलोड करना है और क्वेश्चन भी आपको वहीं पे मिल जाएँगे। इस चीज़ को लेकर हमेशा केयरफुल रखना है कि जो आपका रोल नंबर है, पासवर्ड है, वो हमेशा ध्यान में रखें और एग्जामिनेशन के समय आप एक बार चेक कर लें, एग्जामिनेशन के दिन, कि आपका आईडी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर आपका जो आईडी है काम नहीं करेगा, तो उस दिन बहुत परेशानी हो सकती है एग्जामिनेशन के दिन। तो ये सब जो छोटी-छोटी बातें हैं, उसका ध्यान रखना है टेक्निकली। और जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं, उसमें कॉलेज के जो नोडल नोडल ऑफिसर हैं या जिन टीचर्स की ड्यूटी है, वो टीचर्स आपकी मदद करेंगे। कोई इश्यू होता है तो वो उस स्तर पर आप अपने कॉलेज में और अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात कर सकते हैं। अब इसमें आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्या-क्या कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है, जो आपके गाइडलाइन में भी मेंशन है कि A4 साइज का पेपर जो आपके फोटो स्टेट में या जेरॉक्स वाले जब जेरॉक्स कराते हैं या फोटो स्टेट कराते हैं, तो वहाँ पर जो पेपर यूज़ करते हैं, वो अ, उस पेपर को यूज़ करना है, रूल कॉपी हो। और इसके अलावा पूरा जो रूरल को होता है पेज, जो भी पेज मिल जाए A4 साइज का, जिस पे फोटो स्टेट होता है, उसी को यूज़ करना है। वो थोड़ा एक, क्योंकि आपके गाइडलाइन में ये चीज़ बातें मेंशन है। और जो क्वेश्चन, जो टाइमिंग है आपकी, क्योंकि 2 सेशन में टाइमिंग दिया गया है, और जो जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अनुसार आपको अपने साइट पे लॉगिन करना है और वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है, किसी स्टूडेंट को पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट को इश्यू आ गया था कि उन्हें क्वेश्चन वहाँ पे मिल नहीं पाया था, तो एक बार नोडल ऑफिसर से बात करके और वो आपके मेल पर भी आ सकता है, लेकिन ये रेयर केस में है। आपको हमेशा आपके जो लॉगिन आईडी है, आपके जो साइट जहाँ पर आपको दिया गया है कि आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ही आप लॉगिन करना है, और उसी जगह से आपको सब कुछ करना है। लेकिन कभी-कभी टेक्निकल इश्यू के कारण कभी-कभी क्या होता है कि हमें कुछ नहीं मिल पाता है, तो फिर हम नोडल ऑफिसर से बात करेंगे, और जो टीचर्स है, हो सकता है जो टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है कॉलेज में, उनसे हम बात करेंगे। एक चीज़ है कि जो आंसर शीट है, जब आप आंसर शीट लिख रहे होंगे, उसमें कुछ चीज़ें आपको फर्स्ट पेज में मेंशन करनी है, जिसका आप ध्यान रखेंगे। और ये मेंशन होना ज़रूरी है कि कभी-कभी क्या होता है कि जब आप आंसर शीट लिख रहे हैं, उसमें आपने नाम नहीं लिखा, आपने रोल नंबर नहीं लिखा। तो मैं बता रहा हूँ कुछ जो आपके गाइडलाइन में मेंशन है कि जो पहला जो फर्स्ट में आपको मेंशन करना है, वो है डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। किस डेट को एग्जामिनेशन है, उसका टाइम क्या है, ये मेंशन करना है। सेकंड में
एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो आपके यूनिवर्सिटी से जो रोल नंबर मिला है उसको आप मेंशन करना है। फिर थर्ड में नेम ऑफ द प्रोग्राम, चाहे आप बीकॉम में है, बीए प्रोग्राम में है, ऑनर्स में है, वो आपको उसमें मेंशन करना है। किस सेमेस्टर के हैं, उसके बाद नेक्स्ट है किस, तो उस समय भी जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें एक यूनिक पेपर कोड होता है, वो आपको मेंशन करना है। वो गाइडलाइन में भी ये मेंशन है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करने के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा इससे आप सावधानी, पहले से आप अगर प्रिपेयर रहेंगे तो थोड़ा आसानी होगी आपको, उस समय ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पता चला कि आप क्वेश्चन आपने डाउनलोड किया, बिना कुछ लिखे, अपना डिटेल बिना कुछ भरे हुए आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, लास्ट में टाइम कम रहा, फिर आप भूल गए, जो आपकी डिटेल है उसको लिखना भूल गए। इसीलिए इसका ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आप लोग डाउनलोड करें, और तो फर्स्ट पेज में जो आपका आंसर शीट आपने जो लाया है लिखने के लिए, उसमें ये बातें मेंशन करें। फिफ्थ जो सेक्शन था उसमें यूनिक पेपर कोड लिखना है। फिर सिक्स्थ में टाइटल ऑफ द पेपर लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस लिखना है, किस कॉलेज में है वो लिखना है। फिर ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है कॉलेज में, जो कॉलेज में आपने दिया है वही उसमें मेंशन करना है, और जो आपका मोबाइल नंबर है ये मेंशन करना है। तो टोटल ये डिटेल आपको उसमें मेंशन करना है। ये डिटेल मेंशन करने के बाद कभी-कभी होता है कि जब आप आंसर शीट लिख रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना है कि टाइम की मैनेजमेंट आप कैसे करें? क्योंकि आपके पास मटेरियल बहुत होंगे, अभी के समय में ओपन बुक है, आप घर पे बैठ के आराम से लिख रहे होंगे, बहुत सारे बुक्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, जर्नल्स होंगे, ऑनलाइन मटेरियल्स होंगे। तो अभी के समय में ज़्यादा टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट का, उन्होंने जब आंसर शीट लिखना शुरू किया और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में ही उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दे दिया, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने क्वेश्चन लिखने हैं जिस अनुसार, वो भी चेक कर लेंगे कितने क्वेश्चन लिखने हैं आपको। तो टाइम को, मेरा मेरा कहने का ये मतलब था कि थोड़ा टाइम को मैनेज करेंगे, तभी आसानी से हो सकती है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप 3 घंटे में पेपर खत्म कर लें, और जो लास्ट 1 आवर है, हो सकता है अ किसी के पास इंटरनेट बहुत स्लो है, किसी के पास बहुत स्लो इंटरनेट है, तो वो पहले से प्रिपेयर रखें कि उन्हें अपलोड क्या करना है। क्योंकि अपलोडिंग का समय बहुत ज़्यादा होता है, और लास्ट टाइम पर आप लोग को पता है कि कहीं भी आप चाहे ऑनलाइन फॉर्म ही फिल अप कर रहे हैं, तो लास्ट लास्ट टाइम पर सर्वर कभी काम नहीं करता है सही से। तो आप लास्ट टाइम पर नहीं जाएँ, आप जब आपको जैसे ही पेपर खत्म हो जाए, आप तुरंत अपलोड करना शुरू कर दें, और फ़ोटो लेके उसको कन्वर्ट करके आप उसको अपलोड करना शुरू करें। पीडीएफ में अपलोड करना है, तो सारा एप्लीकेशन पहले से ही आप लोग अपने फ़ोन में रखें कि थोड़ी आसानी हो सबको। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कभी-कभी हो सकता है कि आपके पेपर अपलोड ना हो पाएँ, और सर्वर बहुत ज़्यादा बिज़ी है, और इससे क्या होता है, सर्वर बिज़ी होने के कारण आप, हो सकता है कि अपलोडिंग में दिक्कत हो। तो जैसे ही इस तरह के प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, और जैसे ही फेस करना आप लोगों ने शुरू किया कि ऐसा हो रहा है कि आपका अपलोड नहीं हो पा रहा है, आप अपने नोडल ऑफिसर से ज़रूर बात करें, और उन्हें अपना इश्यू बता दें कि क्योंकि आप अपने कॉलेज में बात करेंगे तो आपके जो रोल नंबर्स हैं, जो भी आपकी डिटेल है, पर्सनल डिटेल, उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद नोडल ऑफिसर ही सॉल्यूशन बताएँगे। कभी भी ये आपको एक बात ध्यान रखें कि किसी के कहने पर, हो सकता है कि आपका अगर काम नहीं कर रहा है उस समय, और आपने दोस्त से बात कर लिया, आपका अपलोड नहीं हो पा रहा है, और आपने दोस्त से बात कर लिया, दोस्त ने बोला कैसा है कि ईमेल पर भेज दो, मेरी बात हुई है। तो ऐसा नहीं है, आपको हमेशा कॉलेज को ही बताना है कि आपका एक साथ क्या प्रॉब्लम है, और कॉलेज जो सॉल्यूशन देगा। ऐसे तो जब यूनिवर्सिटी का साइट आप चेक करेंगे, जब यूनिवर्सिटी के साइट पे चेक करेंगे, तो उसमें एक मेल आईडी भी मेंशन किया गया है, और उस मेल आईडी में तब मेंशन किया गया है कि अगर आपका अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप इस मेल पर भेज सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती है कि आप कब भेज रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ामिनेशन मैक्सिमम 4 आवर्स का है, 3 आवर्स फॉर आंसर शीट एंड 1 आवर्स फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। अगर इसके बाद आप मेल भेज रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के उसमें है कि उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ से रिलेटेड, आप उसको एक बार कॉलेज के
मेंशन कॉलेज के नोडल ऑफिसर और जो टीचर की ड्यूटी होगी उसको हम उस समय कर लेंगे। क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं जो बेसिक इसके बातें हैं गाइडलाइन की वो मैं बता दूंगा। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, एक चीज और अभी अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा अगर आपने ओपन भी किया होगा तो उसमें मॉक टेस्ट का एक सैंपलिंग टेस्ट के लिए भी ऐसा लिंक आ रहा है कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें थोड़ा बहुत समझना है ओपन बुक एग्जामिनेशन या ओपन बुक ओबीई क्या है, कैसे उसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग होगा, क्या-क्या प्रोसेस है, तो मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में भी यूनिवर्सिटी का जो साइट है उसमें आप अगर ओबी सर्च करेंगे तो ओबी के साइट पर सीधे मॉक टेस्ट का भी एक पूरा सेक्शन मेंशन है उसमें। और जिन लोगों को लगता है कि हम पहले से प्रिपेयर करें और जो भी मैं जानकारियां गाइडलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से, वो मॉक टेस्ट जब आप ओपन करेंगे तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से भी आप एक तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कैसे हम जो ओबी एग्जामिनेशन है उसमें क्या-क्या बातें हैं, कैसे हमें सारा काम करना है। इसके बाद अगर आप क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्हें लगभग मॉक टेस्ट का जो सेक्शन एक बार विजिट करना ही चाहिए। उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन्स हैं, वो लगभग आपके सॉल्व हो जाएँगे। कैसे आप लॉगिन करेंगे ओबीई पोर्टल पर, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, फिर आप जब क्वेश्चन डाउनलोड कर रहे हैं, तो फिर आंसर शीट लिखना शुरू करें आप। आंसर शीट आपने लिखना शुरू किया, तो फिर कब किस समय तक आप लिख लें या कब आपको अपलोडिंग करना है, कैसे अपलोडिंग करना है, तो इस चीज़ की जानकारी आप मॉक टेस्ट के माध्यम से, चूँकि इसमें विजुअल भी होगा और खुद प्रैक्टिकल भी होगा, तो खुद भी आप उस माध्यम से इसमें कर सकते हैं। इसीलिए मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग हैं, वो एक बार मॉक टेस्ट का साइट विजिट ज़रूर करें और एक बार ज़रा प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करें कि जितने भी तरह के प्रोसेस हैं ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, उसमें हम उसके माध्यम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस अब एक चीज़ और है कि कभी-कभी क्या होता है कि कॉलेज के जब हम काम कर रहे हैं, अपना आंसर शीट लिख रहे हैं और अपलोड नहीं हो रहा है, तो हम ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं उस समय। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि हम परेशान हो गए और चूँकि नोडल ऑफिसर आपके कॉलेज का एक ही है, उसके अलावा जितने भी जो टीचर्स की ड्यूटी वहाँ पर लग रही है, जो भी टीचर्स वहाँ पर हैं, जिनकी भी ड्यूटी है, तो हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका फ़ोन अ, बिज़ी आ रहा है या उनका फ़ोन मतलब आउट ऑफ रीच आ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है। क्योंकि कॉलेज को ये इंस्ट्रक्शन है या जितने भी कॉलेज हैं, आपस में ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को डील करना ही है। कोई भी स्टूडेंट ना छूट जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। मतलब चाहे अगर आप फ़ोन भी कर रहे हैं और बिज़ी जा रहा है, तो पैनिक नहीं होना है। आप आराम से वहाँ पर रुक के बात कर सकते हैं और लेकिन जो भी आप करें, वो कॉलेज से बातचीत करके ही करें, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट हैं, तो उनके रिलेटेड जो जानकारी है या कुछ प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके रिलेटेड जानकारी कॉलेज से ही मिल सकती है। क्योंकि उनके एग्ज़ामिनेशंस के एग्ज़ामिनेशन उन्होंने कौन-कौन सा पेपर ऑप्ट किया है, पिछले सेमेस्टर में कौन-सा पेपर ऑप्ट किया था। तो इस चीज़ को लेकर जो प्रमोटेड स्टूडेंट है या एक्स स्टूडेंट है, उन्हें कॉलेज में पहले ही जाके अपने ओबीई एग्ज़ामिनेशन की डिटेल पता कर लेनी चाहिए या आप फ़ोन करके, चूँकि अभी कोविड का सिचुएशन है और इस कोविड के सिचुएशन में एक तरह से जितनी सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करें, जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो फ़ोन के माध्यम से भी जो नोडल ऑफिसर के लगभग सारे कॉलेज में अभी तक नंबर आपके वेबसाइट पर आ गया होगा। तो एक बार आप उसको बात कर सकते हैं नोडल ऑफिसर से कि आपकी क्या-क्या कोर्स है, आप कौन-कौन से पेपर आपके अनुसार कॉलेज में आपने ऑप्ट किया है, जो आपको जानकारी लेनी हो, कॉलेज से बात कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि आंसर राइटिंग्स का स्किल क्या होना चाहिए? आप लोग सभी इसमें कुछ जो स्टूडेंट हैं, जो बेसिक स्किल है आंसर राइटिंग का इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनिशन और कंक्लूजन, ये तो बेसिक स्किल है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉपिंग है, चूँकि ओपन बुक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा नहीं, नहीं हम सारे मटेरियल से कॉपी करेंगे, हम सारे मटेरियल से कुछ भी लिख लेंगे और उसके बाद हमें नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है।
क्योंकि ओपन बुक है, इसमें सावधानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो एग्ज़ामिनर्स हैं, जब वो कॉपी चेक कर रहे होंगे, तो कम से कम उनको इतनी जानकारी हो जाती है कि आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। इसीलिए जितने भी आंसर्स हैं, आपके पास मटेरियल्स उपलब्ध अवेलेबल होगा, मटेरियल्स बहुत सा मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन अपने ओन वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा, उतना अच्छा होता है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे लोग का क्वेरी था इसमें कि सर क्या हम पूरा ऑनलाइन से ही लिख दें या बुक से लिख ले तो क्या नंबर मिलेगा? तो हो सकता है इसमें नंबर्स नहीं मिले। तो इसीलिए हमेशा, क्योंकि एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में आपने क्या पढ़ा है, वो आपके ओन वर्ड्स में जो एग्जामिनर्स है वो जानने का कोशिश करेगा। तो आप जितना ज़्यादा आप अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करें, और जो क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन अगर मान लीजिए किसी भी स्ट्रीम का है, कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, जो क्वेश्चन का डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें। कोई ज़्यादा उसमें डिटेलिंग और इस तरह का नहीं है कि क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं कि आपको क्योंकि पेज भरना है। तो इस बात से भी थोड़ा बहुत आपको परहेज करने की ज़रूरत है कि जो डिमांड है क्वेश्चन का, हमें बस उतना ही करना है। और किसी भी स्टूडेंट का कभी-कभी हो सकता है कि 2 लोग ही घर में बैठ के आराम से आंसर शीट लिख रहे हैं और उन्होंने दोनों ने अपलोड कर दिया। तो इसमें संभावनाएँ ये भी हो सकती है कि अगर कॉपिंग है, तो उसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं। इसलिए सारे लोग, अगर आप कहीं भी एक साथ बैठ के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप अपने वर्ड्स में लिखें, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखें, आपकी तरह आपके अनुसार उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जितने भी आप देख लेंगे एक बार यूनिवर्सिटी के साइट पर आपकी जो गाइडलाइन है, ओपन बुक एग्जामिनेशन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के सारे पॉइंट्स को उस गाइडलाइन की सारे पॉइंट्स को बेसिकली रूप से, सिंपल रूप से आपको फ़ोन में कुछ नहीं करना है। ओबीई दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्च करना है। जितने भी साइट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सारे आपके स्क्रीन पर विजिबल हो जाएँगे। फिर आपको जो साइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर, वो आपको विजिट करना है। तो थोड़ा बहुत पहले से, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप वहाँ पर सर्च भी कर रहे होंगे। कुछ लोग सर्च कर रहे होंगे, तो एक अच्छा है कि पहले से आप लोग सारे चीज़ को लेकर अवेयर हों। क्योंकि लास्ट टाइम में आपने अभी तक साइट विजिट नहीं किया है, आपको पता नहीं है कहाँ पर जाना है, तो इसमें क्या हो सकता है कभी-कभी कि आपको लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत होने हो सकता है, और हो सकता है कि आप पूरे आंसर शीट में या पूरे क्वेश्चन को आप सही से अटेंड नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि पहले से हम प्रिपेयर हो। और कुछ ऐसे बातें भी है कि अपने टीचर से ही पूछ सकते हैं। कभी-कभी होता है कि हमें पता नहीं है और हमने पूछा भी नहीं। हमें लगा कि हम उस दिन देख लेंगे, जो होगा हम कर लेंगे। लेकिन चूँकि ओपन बुक है, सबके लिए नया है। हम टीचर्स हैं, हमारे लिए नया है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए नया है। तो जितने भी बातें हैं, सबके लिए पहली बार ये हो रहा है। तो एक तरह से अगर हम पहले से ही सारी बातों का प्रैक्टिकल और जो इश्यू है, उस चीज़ को लेकर अगर हम काम करेंगे, तो हम आसानी से उस दिन हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। एक एक कभी-कभी बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उन्होंने एग्जामिनेशन के समय फिजिकल मोड डाला और कुछ लोगों ने ऑनलाइन मोड डाला। 2 टाइप्स ऑफ मोड थे जो आपको भरना था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के, जब आप फॉर्म फिल अप कर रहे थे तो। तो क्या फिजिकल मोड में क्या होगा? अगर जिसने फिजिकल मोड ऑप्ट किया है, ऑनलाइन मोड जिन्होंने ऑप्ट किया है, तो उन्हें पता है कि हमें ऑनलाइन ही सब कुछ देना है। लेकिन जिन्होंने फिजिकल मोड ऑप्ट किया है, तो उनके लिए क्या है? तो एक बार आप कॉलेज बात कर लेंगे, अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं कि उन्हें कॉलेज आके देना है, क्या देना है। एक बार आप कॉलेज ज़रूर बात कर लें 1-2 दिनों में कि क्या फिजिकल मोड का क्या सिस्टम है? क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से हो सकता है 1-2 दिन में पूरी तरह नोटिफ़िकेशन आ जाए, उससे पहले ही आप अवेयर रहें। और जो सिचुएशन है अभी कोरोना की, जिस तरह का सिचुएशन कोरोना की है, उस सिचुएशन में हमें ध्यान रखना है कि जितने आसानी से हम जितना ज़्यादा परेशान होंगे, तो हो सकता है इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। इसलिए हम जितने आसानी से अपने क्वेश्चन्स को आंसर करें और सारे सिस्टम को पहले से अवेयर होके अगर हम काम करेंगे, तो हमें उतना ही आसानी होगा। ठीक है, मुझे इतना ही बोलना था कि आप लोग थोड़ा अवेयर होके, आप लोग प्रिपेयर होके और आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसमें अगर शामिल होंगे, तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है।
और मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको फिर करेंगे। Thank you, sir. Now I would like to call Mr. Kamal Kaushik ji. Kamal Kaushik completed his graduation in BSc Statics Honors from Ramanujan College, University of Delhi. As you all are aware, he is a 10th SGPA holder, OBE. Also, he is the president of International Council Delhi University. Sir, you are cordially invited. Thank you, Vaibhav. Good evening, everyone. I, Kamal Kaushik, am serving as the president of International Council. And on behalf of my team, I extend a very warm welcome to you all. I thank Bharat Gyan Aksha for inviting me to this webinar. This is a wonderful initiative, and I congratulate them for the same. Today's session is being held to solve your doubts and queries regarding OB, and I would be glad to help you young minds in every way possible. Similar to this, International Council also aims to add to your knowledge, and I would want you all to kindly become a part of the council and add the luster to your knowledge that is lacks. Also, I would like to thank UTT for upholding the events, and I'm very sure that UTT's revolution will raise the food standards for Delhi University students. मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऑलरेडी जो चीजें मैंने सोची थी, थैंक यू सर, आपने बहुत सारी क्वेरीज, मेरे को लगता है 99% क्वेरीज आपने ऐसे ही सॉल्व कर दी, मतलब एक छोटे से स्पीच में। और मैं थोड़ा सा बस उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, लाइक जैसे कि सर ने बताया कि आप जैसे ही ओबी पोर्टल पे जाते हो, तो ओबी पोर्टल पे अभी मेरे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। लाइक जब मेरे कुछ जूनियर से मेरे से बात किया था कि भैया हमें पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो वो पासवर्ड आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप रजिस्टर करोगे, तब आपको वहां से सारी चीजें आपको वापस से इंफॉर्मेशन मिलती है। और आपको जो आपने अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने प्रोवाइड किया होगा कॉलेज को पहले, आपको वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। और एक चीज और, जैसे कि सर ने बताया था क्या टाइमिंग का, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है टाइम का, टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि वहां पे जैसे कि सर ने बताया मेल आईडी भी आपको प्रोवाइड होगी, ऑलरेडी बनी हुई है ओबी की ही। और आपको, बट मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप लोग सभी अपने जो यूनिवर्सिटी की आपकी पर्सनल पोर्टल होगी, क्या कहते हैं, आप उस पे जाके अपने पेपर्स अपलोड करो। आपको वहां पे 6 कॉलम मिलेगा, आंसर 1 से लेके आंसर 6 तक। अगर मान लो आपने ऐसा जैसे कि 6 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो मान लो आपने फर्स्ट, थर्ड, 5th, 6th आपने ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वहां पे जाके आप अपलोड कर सकते हो। और साथ में आप व्यू का ऑप्शन होगा, आप वहां पे जाके देख भी सकते हो, अच्छा आपने क्या कहते हैं सही आंसर आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। और तीसरी बात, क्या कहते हैं, आप जैसे कि सर ने बताया, आपको क्या कहते हैं जो भी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स आपको तो भरना ही है। तो अब जैसे कि आप लोगों को याद होगा, इससे बेटर मैं आपको एक देता हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया था जिस टाइम हमारा ओबी हो रहा था। लाइक हम सब ने प्रोजेक्ट बनाया था, अगर ऑब्वियसली सभी को स्कूल्स करवाते हैं ये चीज, तो प्रोजेक्ट, तो जो हम फ्रंट पेज बनाते हैं, तो फ्रंट पेज में हम क्या करते हैं, नेम, अपने स्कूल का नाम, अपना रोल नंबर, ये सारी चीजें हम फिल करते हैं। तो जो सर ने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको, और फिर से साइड पे भी ये चीजें इंट्रोडक्शन क्या क्या आपको वहां पे डालना है, यूनिक पेपर कोड, कॉलेज नेम या एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो भी चीजें हैं, आप एक फ्रंट पेज बना लो जो कि आपको पूरे पेपर, मतलब अगर मान लो जैसे कि मैं स्टैटिस्टिक्स का हूं, तो मेरा पेपर था एक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो पेपर था, उसमें मैंने एक फ्रंट पेज बना लिया, जो कि अब मेरे जो 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चन में मुझे वो जो फ्रंट पेज है वो काम आएगा। बट अगर मान लो जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें आप 8 पेजेस यूज कर रहे हो, तो जैसे कि सर ने बताया कि हर पेज में आपका रोल नंबर और टाइम ये सब मेंशन होना चाहिए। तो रोल नंबर के साथ आपको हर पेज में आपका सिग्नेचर भी चाहिए, क्या कहते हैं, आपका जो भी नाम है, आप जैसे कमल का आप जो भी सिग्नेचर करते हो, तो आप वहां पे जाके साइन कर सकते हो। आपको हर एक जितना भी आपने 8 पेज अटेम्प्ट किए एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको 8 पेजों में क्या कहते हैं आपका उसमें साइन चाहिए होगा। और क्या कहते हैं जैसे कि सर ने बताया कि 3 आवर्स और प्लस 1 आवर इसका टाइम मिलता है। बट अगर आप चाहो, क्योंकि हमने भी क्या कहते हैं मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स, अगर आपका नेट स्लो भी चल रहा है फिर भी 10 to 15 मिनट्स में ही आपके अपलोड्स हो जाते हैं। बट क्या कहते हैं, अगर मान लो आपने फर्स्ट हाफ एन आवर या मैक्सिमम फर्स्ट 1 आवर में आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को ही करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आपने जैसे ही उन चीजों को आपने मतलब एज इन फर्स्ट क्वेश्चन को आपने कंप्लीट किया, तो उसको पीडीएफ बना के आप पहले से कोई भी ऐप डाउनलोड करके रखो, और
मैं सजेस्ट करूंगा, वैसे लोगों को इजी लगता है कि कैम स्कैनर, बट कैम स्कैनर आप यूज मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिनाई कर दिया था, एक एडवोकेट ने, एक लॉयर ने यूज किया था कैम स्कैनर, कैसे स्कैन करके भेजा था। तो इसलिए, और स्पेशली आप इतने बड़ी यूनिवर्सिटी के पार्ट हो तो कैम स्कैनर आप मत यूज करना। तो आप जो भी स्कैनर से आप स्कैन करके अपलोड कर, आप वहां पे जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो आप अपलोड कर देना वहां पे वेबसाइट पे जाके, वरना फिर चीजें ना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर मान लो जैसे कि आपका लास्ट हाफ एन आवर बचाओ, आप सोचो कि मैं चारों को चारों एक टाइम पे अपलोड कर दूंगा, तो फिर बाद में उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर टाइम मैनेजमेंट का फिर आपको वहां पे इशू आएगा। और तो मैक्सिमम चीजें तो सर ने कवर कर ही दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवी में टाइम मैनेजमेंट ही होता है। अगर आप दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड हो रहे हो कि अच्छा वो बंदा मुझे भेज देगा, तो हो सकता है वो बंदा अपना करने के लिए ही आपका फिर टाइम आपका तो खत्म हो जाएगा। इसलिए टाइम बहुत कम आपको लग रहा है कि अच्छा हाँ मुझे तो जैसे 4 घंटा मिल रहा है, बट वो 4 घंटा 4 घंटे के बराबर नहीं होता। क्या कहते हैं, बहुत कम टाइम होता है। जैसे कि आप लोग जब ये सेम होता है, क्या कहते हैं, ऑफलाइन पेपर के ही तरह है, उसमें कोई भी ऐसा डर वाली बात नहीं। अगर आप में कोई अगर रूमर फैला रहा है या अफवाह फैला रहा है कि अच्छा क्या कहते हैं ये वेबसाइट क्रैश होता है या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा ही लास्ट जो यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट किया था, बहुत ही स्मूथली वे में यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट किया है। और सिर्फ एक पेपर उनसे, क्या कहते हैं, वो तो हर जगह टेक्निकल इश्यूज आती हैं, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का पेपर, बट उन्हें जिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को फिर हाफ एन आवर एक्स्ट्रा भी दिया गया था इन चीजों के लिए। और बाकी जितने भी पेपर्स आई थी, और जैसे कि आपने जो मेल आईडी आपसे इसलिए मांगा गया है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है, आपको अगर मान लो जैसे कि हमारे टाइम पे साइंस वालों का जो पेपर हुआ था वो 7:30 से स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में, तो हमारे पास 7:20 या 7:15 तक हमारे ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर आ जाता था कि आप वहां से फिर मैं क्वेश्चन पेपर वहां तो आ ही जाएगा, साथ में आपका जो वेबसाइट है, मतलब ओबीई का जो मेन वेबसाइट है जहां पे आप लॉगिन करोगे, तो वहां पे लॉगिन में भी आपको 7:30 पे एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, अगर आपके मेल आईडी पे नहीं आया तो। अगर फिर भी नहीं आता, जैसे कि सर ने बोला, हर क्या कहते हैं कॉलेज का एक नोडल ऑफिसर होता है, तो आप उनसे बात करो। अगर नोडल ऑफिसर से भी अगर आपको, जैसे सर ने बताया, ऑब्वियसली अगर 10 बंदे कॉल करें तो बंदा सर तो बिजी जाएंगे ही, तो इसलिए क्या कहते हैं आप अपने एचओडी जो है उनसे भी कॉन्टैक्ट में रहो। हो सकता है क्या कहते हैं एचओडी उस टाइम पे आपके काम में आ जाए। और अभी तो ऐसा कुछ है नहीं वैभव, और भी अगर कोई क्वेरी है तो तुम पूछ लो सामने से, मैं उनके, और मैं सर भी हैं साथ में। जी भैया। कमल जी डाउट सेशन लास्ट में रख रहे हैं, तो अच्छा उसमें ठीक, आप कोई इशू। ठीक है ठीक है। थैंक यू भैया। अब मैं सोनू भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा। सोनू भैया वर्तमान में मास्टर्स इन हिंदी जर्नलिज्म कर रहे हैं। भैया साउथ कैंपस के टॉपर रह चुके हैं, और भैया इज ऑल्सो द फाउंडर एंड चीफ ऑफ भारत ज्ञान अक्षर। भैया आप आमंत्रित हैं। थैंक यू वैभव। सबसे पहले तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका मैं वेलकम करता हूँ। इतने देर से और आप लोग बड़े प्यार से सबको सुन रहे थे। भारत ज्ञान अक्षर ये पिछले 4 लॉकडाउन से शुरुआत की थी, और ये शुरुआत करने का मेरा सिंपल सा एक ही मकसद था कि कोरोना के महामारी के दौरान हर बच्चा स्टडी से दूर ना हो, उसको सारी चीज प्रोवाइड होती रहे, इसलिए ये मैंने शुरू किया था। हमारी शुरुआत तो बहुत कम बच्चों से हुई थी, लेकिन आज समथिंग हम ड्यू के हर कॉलेज में हमारी पहुंच बन गई है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मोस्टली बच्चों की हेल्प कर सके। यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब से जो भी मतलब बच्चों की क्वेरीज होती हैं, खास तौर पे जब हम लोग नए नए कॉलेज में आते हैं या नए नए कॉलेज में आते हैं, और मतलब हमें सारी चीज पता नहीं होती। जैसे अभी एकदम से नया चीज आया और हमें नहीं पता है, तो ऐसे ही जब हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाते हैं या यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाते हैं तो बहुत चीजें नहीं पता होती है। तो भारत ज्ञान अक्षर आप वही प्लेटफॉर्म अवेयर कराता है। साथ में हम लोग करियर काउंसलिंग पे भी फोकस करते हैं कि बच्चा एक सही दिशा में जाए। और इसका मॉडल ये है कि जो सीनियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी टीम के फ्रेंड्स हैं,
इसको स्टार्ट करने में अभी मेरे साथ दिव्या है। दिव्या जो कि इस समय आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप संभालती है। लखविंदर सिंह हैं जो यूपीएससी का देखते हैं, दिव्या एसएससी का देखती है, अलका है जो कि ड्यूक के नोट्स में वो करती है, इमरान है, रश्मि है, अगम है, वंशज हैं, ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ के भारत ज्ञान अक्षर को आगे ले जाने में करते हैं। साथ में एक नाम और है सिद्धार्थ, ये शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं फर्स्ट डे से, और आज मीटिंग में वो किसी वजह से नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने काफी वो किया है। तो भारत ज्ञान अक्षर आप लोग के लिए हमेशा साथ में खड़ा है। ये ओबीई भी थैंकफुल रवि रंजन भैया एंड कमल कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज को सॉल्व किया। एंड अब मैं वैभव को बोलूँगा, वैभव एक बार ना क्वेश्चन आंसर आवर आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट्स की जितनी ज़्यादा क्वेरीज सॉल्व हो वो ज़्यादा बेटर है। जी भैया, जी भैया। भैया उससे पहले एक बार हम वंशज भैया को बुलाना चाहेंगे। वंशज भैया इज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्स एंड ही इज द इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ मोतीलाल नेहरू कॉलेज मॉर्निंग। भैया, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। धन्यवाद वैभव, धन्यवाद सर, धन्यवाद कमल जी, आप सभी ने इतना अच्छा वक्तव्य रखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत ज्ञानाक्षर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया। सबसे पहले मैं वैभव को बताना चाहूंगा कि मैंने ट्रूथ फिंगर्स के लिए ट्रूथ फिंगर नाम से एक स्टूडेंट लेड मीडिया इनिशिएटिव हम सबने स्टार्ट किया है। सबसे पहले ट्रूथ फिंगर्स क्या है? ट्रूथ फिंगर्स एक छात्रों द्वारा चलाई गई एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम वीकली वर्कशॉप कराते हैं अलग अलग चीजों को लेकर। इसमें जैसे हाउ टू राइट आर्टिकल, हाउ टू स्पीक, इस तरीके की अलग अलग चीजों को लेकर। इसके अलावा हम वीकली वेबिनार्स कराते हैं जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को परिभाषित करने वाले लोगों को बुलाते हैं। इसके अलावा हम वीकली चीजों पर लिखते हैं, अनेक आर्टिकल लिखते हैं, तो इस जिसमें समाज में क्या कुरीतियां हैं, हम समाज को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हम लगातार लिखते रहते हैं। अगर आप में से भी कोई साथी ट्रूथ फिंगर के साथ जुड़ना चाहता है तो वो आप किसी भी होस्ट या को होस्ट को अपना मैसेज भेज सकता है। इसके अलावा बाकी आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस वेबिनार के साथ जुड़े, और मैं लगातार देख रहा हूं कि आप सभी के लगातार बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं रविरंजन सर और कमल जी को आमंत्रित करूंगा कि आप सभी आप सब इनका प्रश्नों का उत्तर दें। धन्यवाद। थैंक यू भैया। अब मैं एक बार अगम भाई जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो एक बार सभी प्रश्न पढ़ दें और हमारे पैनलिस्ट में से जो उनको आंसर करना चाहे वो उन्हें आंसर कर देंगे। अगम जी। धन्यवाद वैभव जी। मैं क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करूंगा। सर, क्या ओबी एग्जाम में सेट्स आते हैं? ये आयुष भारद्वाज जी ने पूछा है। क्या फिर से रिपीट करो जी। क्या ओबीई एग्जाम में सेट्स आते हैं? सेट ए, सेट बी। अच्छा जी। सेट ए सेट बी ना, ये तो कॉमर्स का है ना? हाँ जी, मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सेट आते हैं इसमें, या सारे जो क्वेश्चन हैं वो सब सेम ही होते हैं? क्वेश्चन क्या है ना कि जैसा एग्जामिनेशन का या क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में लगभग वही होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन इजी रहे और ऐसा रहे कि आप आसानी से कर सके। सेट्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं ऐसे सर, रहेंगे कि सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब बीच में इंटरप्ट करने के लिए। वो सेट्स वैसे नहीं आता, बट एसओएल के पेपर्स में आया था सर, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स एसओएल भी एग्जाम दिए थे ओबी में, थर्ड ईयर में, मतलब लास्ट ईयर। तो उनके कुछ सेट्स आए थे, बट हमारे रेगुलर के सेट्स नहीं आए थे सर। हाँ, तो एक बार अपने सीनियर से एक बार बात कर ले, क्योंकि सीनियर भी तो पहली बार ही है, उससे बात करने का फायदा भी नहीं है। तो एक बार तैयारी सब पूरा सिलेबस जो आपका है उसका तैयारी करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो टीचर होंगे जिन्होंने आपका कोर्स पढ़ाया होगा उन्होंने पूरा सिलेबस ही पढ़ाया है। तो जो सिलेबस है उसकी पूरी तैयारी करें। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है नहीं आ सकता है वो तो फिर आपके एग्जामिनेशन में ही पता चलेगा। इससे तैयारी आपको पूरी होनी चाहिए। जी। सर, कैन वी लॉग इन सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डिवाइसेस ड्यूरिंग द एग्जाम, लाइक वन विथ लैपटॉप एंड अनदर विथ फोन? कर सकते हैं।
लॉगिन हो जाता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू अगर आ रहा है या सर्वर बिजी है तो कभी कभी दिक्कत होता है, आप कर सकते हैं। लॉगिन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें, कर सकते हैं आप। लेकिन ज्यादा आसान है कि आप लोग लॉगिन करें, लैपटॉप से ही लॉगिन करें, क्योंकि फिर जब आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं उसको अपलोड करना है तो आप फोटो वोटो जो क्लिक करेंगे आंसर शीट का, वो आप अपने मोबाइल से करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लैपटॉप से ही लॉगिन करें। जी, when we get to know the exam timing before conducting exam? अब आप प्रत्येक का डेट शीट तो आ गया है ना, डेट शीट में जी, जो सेशन मेंशन है, तो सेशन फर्स्ट में जिनका जो पेपर मेंशन है और सेशन टू, दो सेशन में होंगे एग्जाम, तो आप वो डेट शीट देख सकते हैं। डेट शीट में सारा डिटेल मेंशन है कि डेट एंड टाइमिंग, वो सारा मेंशन होता है। जी सर, धन्यवाद। I think so that exam timings are already mentioned on the date sheet provided. Okay, sir. Sir, can we upload the answer after completing it? Like if we complete the first answer, then we can upload it that time itself. हाँ हाँ, अच्छा अभी बताया भी ना, वैभव ने बताया भी कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर लास्ट में आपको बर्डन नहीं लेना है, लास्ट टाइम में आपको बर्डन नहीं लेना है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जैसे क्वेश्चन का आंसर करें, तुरंत फोटो क्लिक करें, जेपीजी और पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट में आप उसको अपलोड कर दें। वहां पर सेक्शन होगा पोर्टल में, अगर मान लीजिए कि टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, आपको 4 करने हैं, तो आपने पहला 4th क्वेश्चन ही किया या 5th क्वेश्चन किया, तो वहां पर सेक्शन है, अगर आपने 5th क्वेश्चन किया है तो 5th वाले सेक्शन में उसको अपलोड करना है। तो वो पूरा सेक्शन वहां बना रहेगा पोर्टल में कि पहला क्वेश्चन अगर आपने किया है, अटेम्प्ट किया है, सेकंड अटेम्प्ट किया है, थर्ड किया है, तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसको उसी सेक्शन में आप अपलोड करें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और एक चीज है कि सबसे अच्छा तरीका भी यही होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं, नहीं तो लास्ट में क्या होगा कि इसका पेज उसमें आपने स्कैन कर लिया, उस आंसर का पेज आप इस आंसर में स्कैन कर लिया, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो सबसे आसान है कि आप आंसर शीट में आंसर लिखे और उसको अपलोड करते जाएं, ये अच्छा तरीका है। जी sir. If we are unable to upload the answers on the OBE portal, can we send mail? Because in due guidelines, it is not mentioned anywhere that we can mail in such a scenario. हाँ, मेल का ऑप्शन है और मेल भी मेंशन है उसमें। कभी कभी क्या हुआ है पिछली बार कि बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, जब अपलोड कर रहे थे तो टेक्निकल एरर आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने फिर मेल पर भी अपलोड किया है। लेकिन मेल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा उसी के साइट पर, उसमें ओबीई एग्जाम्स ऐसे करते हुए मेल आईडी है, वो आप चेक कर लेंगे एक बार, सेंडिंग से पहले चेक कर लेंगे। कॉलेज के नोडल ऑफिसर से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने पहले भी बताया कि जो नोडल ऑफिसर और जो टीचर्स की ड्यूटी है वो इसीलिए है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जामिनेशन में। तो हो सकता है कि कभी-कभी आपने अपलोड नहीं किया और आपने मेल कर दिया, तो जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, बिल्कुल बातचीत करके ही करना है। लेकिन लास्ट टाइम में पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जिनका अपलोड नहीं हो पाया था, उन्होंने मेल के माध्यम से यूनिवर्सिटी को अपना आंसर शीट भेजा था और वो उसको अप्रूव किए थे। तो एक बार नोडल ऑफिसर से बातचीत कर लेनी है और फिर उसके बाद ही हम आगे करेंगे। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। Sir, एक fresher का question है that I am a fresher and we have exam in March. We also have to give OBE in first semester due to COVID. Is it so? हो सकता है अभी, क्योंकि पिछले बार भी जब थर्ड ईयर्स वालों का एग्जामिनेशन हुआ था और उन्हें तो उन्हें नहीं पता था कि नेक्स्ट बार क्या होगा, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी और आगे का सिचुएशन कैसा है, तो उसके लिए अभी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर जिनका एडमिशन हुआ है उनके बारे में कोई जानकारी या फैसला नहीं लिया है कि आगे हम क्या करेंगे। पहले अभी अभी का जो है एग्जामिनेशन, दिसंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए सक्सेसफुली, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर जिनका मार्च में एग्जामिनेशन होना है या मार्च या अप्रैल में, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आगे जनवरी फरवरी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका किस मीडियम से होगा। और मे बी एक चीज है कि अगर कोरोना का जो कोविड का सिचुएशन ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि ऑनलाइन ही हो, नहीं तो फिर वो तो यूनिवर्सिटी तय करेगा और यूनिवर्सिटी ने अभी उस बारे में कुछ सोचा नहीं है कैसे करना है। तो आप लोग आराम से जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो आराम से फ्री होके पढ़े और एग्जामिनेशन के बारे में फरवरी तक आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सर, यहाँ पे एक नंबरिंग को लेकर सवाल है कि फर्स्ट पेज पर जो लिखना है वो हर क्वेश्चन का फर्स्ट पेज होगा एंड एवरी पेज पर क्या लिखना है फिर? नहीं, वैभव ने बताया कि सिर्फ पहले पेज पर, जैसे क्या है कि अगर आपने एक पेज पर लिख लिया, अगर आप अपलोड कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में आप अपने आंसर शीट को, तो अगर
पूरा डिटेल पहले पेज पर लिख लिया, तो और नेक्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन में आपको साइन करना है, लेकिन क्या दूसरे क्वेश्चन में आपको वो चीज लिखना है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लिख ले, मतलब एक कॉलम बना दे उसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर नाम इतना लिख दे, डेट और टाइम लिख दे, तो उसमें भी कभी-कभी क्या होता है कि जब आप अपलोड कर रहे हैं तो सर्वर में जब आपका आंसर शीट जा रहा है, तो जो एग्जामिनर्स है उसको भी थोड़ा आसानी होती है। तो जो फर्स्ट पेज है वहां पर तो हम पूरा डिटेल लिखेंगे ही, फर्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट ले रहे हैं, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा अपना बेसिक डिटेल एक थोड़ा सा कॉलम बना के लिख दे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। जी सर। सर यहाँ पे डिम्पल शर्मा की तरफ से क्वेश्चन है, डू नॉट मेक वन फाइल ऑफ मल्टीपल पेजेस, ओबी वेबसाइट पर लिखा है, तो हम कैसे अपलोड करें आंसर शीट्स? पिछले बार भी ऐसा ही इंस्ट्रक्शन था, जब पिछली बार एग्जामिनेशन था तो ऐसा ही इंस्ट्रक्शन था कि वन फाइल नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होंगे। जब आप अपना साइट विजिट करेंगे ओबीई का, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पर अपलोड करने का सेक्शन में प्रत्येक क्वेश्चन वाइज अपलोडिंग का एक ऑप्शन होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसी में अपलोड करें, ऐसा ऑप्शन ऑलरेडी वहां पर है। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन है कि हमें क्या अलग अलग करना ही है, तो जो इंस्ट्रक्शन है गाइडलाइन में कि हमें अलग अलग ही करना है और एक फाइल नहीं बनानी है, सिंगल फाइल नहीं बनानी है, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन होंगे वो सिंगल फाइल का ऑप्शन हो सकता नहीं हो, क्वेश्चन वाइज ऑप्शन होंगे अपलोड करने का। तो जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें उसको अपलोड करें, फिर अटेम्प्ट करें तो उसी सेक्शन में अपलोड करें। ये बात मैंने पहले भी रखा इस विषय को। जी सर। सर यहाँ पे उसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं, आपने आंसर कर दिया है। सर हाउ टू अपलोड आंसर शीट, सिंगल शीट का पीडीएफ? सर मैं दोबारा से बता देता हूँ कैसे अपलोड करना है, जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप जब गूगल प्ले स्टोर पे विजिट करेंगे तो बहुत सारे स्कैनिंग के ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे, तो एक बार आप उससे यूज टू हो जाएं। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप डाउनलोड कर ले, प्रत्येक क्वेश्चन करने के बाद उसका फोटो क्लिक करें या स्कैन करें फोन के माध्यम से, और उसको अगर कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट होने का मतलब है कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो सकता है या जेपीजी फाइल, आपको बोथ में करना है। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ आपने खींचा, फोटो क्लिक किया, उसके बाद उसको कन्वर्ट करें पीडीएफ में। पीडीएफ अगर अवेलेबल है कि पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ भी कर सकते हैं और जेपीजी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। और लेकिन उससे पहले आप थोड़ा यूज टू हो जाएं, जितने भी कुछ ऐसे ऐप हैं प्ले स्टोर पर, और उसको इसी का मॉक टेस्ट का जो मैंने सेक्शन आपको बताया ना, तो मॉक टेस्ट विजिट करें, या कुछ यूट्यूब पर भी बहुत सारे सेशंस हैं ओबीई को लेकर, जैसा हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकली बताया है। अगर यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे थोड़ा बहुत ओबीई को लेकर, तो वहां पर भी कुछ वीडियोज हैं कि कैसे करना है। तो इसलिए थोड़ा पहले ही अवेयर रहेंगे, और ऐप से यूज टू होना है, टाइमिंग को लेकर हमें थिंकिंग रखना है, सोचना है टाइमिंग को लेकर, और जो साइट है जहां पर हमें लॉगिन करना है उस साइट पर हम पहले से विजिट कर ले। तो इन छोटे-छोटे बातों का हमें ध्यान रखना है। सर हाउ विल बी द कॉपी चेक्ड ऑनलाइन और बाय टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ इट? वो तो यूनिवर्सिटी का काम है ना, यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स को जब कॉपी भेजती है तो वो ऑनलाइन उनके मेल पर भी भेज सकती है, प्रिंट आउट भी भेज सकती है, वो तो यूनिवर्सिटी का काम है। लेकिन एक चीज, हाँ, एक चीज मेरे से मिस हो गया था कि जब आप फोटो क्लिक कर रहे हैं और आपने फोटो क्लिक किया अपने आंसर शीट का, तो एक बार खुद भी उसको चेक कर ले कि वो रीडेबल है कि नहीं है, उसको रीड हो वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो रीड किया, आपने जो क्लिक किया और आपने चेक नहीं किया, आपने अपलोड कर लिया, कुछ आंसर शीट रीडेबल नहीं थे, और अगर रीडेबल नहीं है तो एग्जामिनर्स या जो कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर्स, वो आपको मार्किंग आपके अनुसार नहीं दे पाएंगे जैसा आपने लिखा है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे कि क्या है। तो वो यूनिवर्सिटी का मैटर है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चेक करने के लिए, वो यूनिवर्सिटी के अपने मैसेज में, मैं कुछ नहीं बता सकता इसके विषय में, लेकिन आपने जो अपलोड किया है वो रीडेबल हो, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 7 MB के अंदर कितनी बड़ी फाइल अपलोड कर सकते हैं? 7 MB के अंदर जो 7 MB साइज है, वो मैक्सिमम साइज दिया गया है। तो थोड़ा बहुत अगर कभी कभी होता है ना कि आपने हाई रेजोल्यूशन से फोटो लिया है, क्लिक किया है, तो फाइल ज्यादा हो सकता है, तो उसको लो रेजोल्यूशन से ही क्लिक करें। और 7 MB के अंदर अगर आप सही से अपलोड करना चाहें या एक फाइल बनाना चाहें, तो 10 to 15 पेज, 20 पेज भी उसमें आ सकता है,
लेकिन उनका रेजोल्यूशन जो है थोड़ा कम होना चाहिए कैमरे का। और सर एक क्वेश्चन के लिए एक फाइल बनानी है। हाँ, क्वेश्चन के लिए फाइल का मतलब ये है कि क्वेश्चन अपलोड करने का वहाँ पर ऑप्शन होगा। जैसे 2 तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे पिछली बार भी उसमें मेंशन था कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मान लीजिए आपने किया, क्वेश्चन नंबर 1 में अटेम्प्ट लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपलोड करना है, या उसमें एक ऑप्शन और वहाँ पर होगा, या उसके सामने ये भी होगा कि पेज वाइज अगर आपने टोटल 10 पेज लिखे हैं, 12 पेज लिखे हैं, तो पेज वाइज भी वहाँ ऑप्शन होता है अपलोड करने का। पेज 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पेज 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पेज 2, पेज 3, ऐसे करते भी ये भी ऑप्शन होगा, मिलता है वहाँ पर। तो आप देख लें, कभी-कभी क्या होता है कि जो पेज 1 वाला सेक्शन है, उसमें लोग जो कि उन्होंने पहले से ही फाइल बना रखा होता है, उसी में वो लोग अपलोड कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर फुल फाइल बन गया है तो उसको भी अपलोड करें, और पेज 1, 2, 3, 4 करके ऐसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन होगा। लेकिन चारों क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके एक फाइल बना के उसको अपलोड करना, इससे थोड़ा बचें आप। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार अपलोड यही किया था कि सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए, उसके बाद उसका एक फाइल बनाया और उसको अपलोड किया। तो इससे बचे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन में ये है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप उसको अपलोड करते जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, जी सर। एक्सक्यूज सर मी इफ सर। एक सर हाँ। जैसे उन लोगों ने बोला है कि हम लोगों को पेज नंबर मेंशन करने हैं हर पेज पे, तो जैसे हुँ, हमने एक क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दी, तो सेकंड हुँ, पीडीएफ में हम काउंटिंग लाइक पहले 1 to 8 पेजेस की हो गई, तो सेकंड हुँ। पीडीएफ में हम 9 से काउंट कर स्टार्ट करें या फिर से 1 से स्टार्ट करना है? दोनों कर सकते हैं आप। दोनों सही रहेगा। जो जैसा आपको लग रहा है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया, लिखा उसको, और 1 टू 8 पेज आपने उसमें अपलोड किया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 को भी शुरू कर रहे हैं और वहाँ पे अगर 1 टू 8 पेज लिखते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ऑप्शन पर जा सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को शुरू से लेके अंतिम तक पेज मेंशन कर सकते हैं, या ओवरऑल जो पूरे पेज है उसको मेंशन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। बस ये है कि आपके आंसर सही होने चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। आंसर शीट में आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है, कि अगर आपने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया है, तो थर्ड क्वेश्चन उसको लिखे वहाँ पर, और उसके बाद आप आंसर लिखें, कि जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों को। सर जी। सौम्या जी, मैं और लोगों के भी डाउट्स लेना चाह रहा था। आप जल्दी प्लीज वाइंड अप करिए। सर पीडीएफ ये कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा किसके लिए? पीडीएफ के लिए? एक बार आप क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे ऐप हैं, मैं एक ऐप पे ऐसा रिक्वेस्ट, आप लोग खुद उस पे विजिट कर लो गूगल प्ले स्टोर पर, जो सर भैया ये आपकी जितनी भी ऐप से रिलेटेड और बाकी चीज की क्वेरीज है वो मैं ग्रुप में सॉल्व कर दूंगा। जी 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 भैया ठीक है। कंटिन्यू करें। हाँ, सोनू जी हैं अपना, जिनके माध्यम से ये इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है। तो अ, जो जितने भी ऐप रिलेटेड हैं, तो ये अपने ग्रुप में सॉल्व करेंगे, तो एक बार आप लोग भी उससे यूज़ टू हो जाएँ, तो अच्छा रहेगा पहले से। जी, धन्यवाद सर। इसी के साथ अपनी क्वेरीज हम खत्म करेंगे। एक क्वेरी और आ रही है अगम एक व्हाट्सएप बार ग्रुप के फेसबुक की रिगार्डिंग क्वेरी और दे दो। ट्रुथ फिंगर्स और यूटीटी के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि ट्रुथ फिंगर एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और भारत ज्ञान अक्षर का इंस्टाग्राम पेज आपके पास है ही है, और जो आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो खुद ही भारत ज्ञान अक्षर का ही व्हाट्सएप ग्रुप है। रही बात यूटीटी ईट्स की, तो यूटीटी ईट्स एक फूड कंपनी है जो सत्य निकेतन में वर्क करने वाली है। ये आपको वैरायटी प्रोवाइड करेगी। तो इसका भी इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां जाकर के फॉलो कर सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अगम साथ एक ही बार मैं वैभव जी को फेसबुक आमंत्रित पर करूंगा आगे लाइव पर बहुत मीटिंग सारे को आगे क्वेश्चन बढ़ाने है, के लिए। वो ऐड कर दो। हाँ जी फेसबुक लाइव के क्वेश्चंस को एक बार आप पुट अप कर लीजिए। जी, जस्ट अ सेकंड भैया। एक्सक्यूज मी सर। सर जो ओबी के लिए नोट्स मिलते हैं उसका एक्सेस कैसे मिलेगा? ओबी के लिए नोट्स मतलब? मतलब ये मेंशन था कहीं पे ऐसे वो भारत हम ज्ञान। आप एक्सक्यूज मी वो मैम, हम आपको ग्रुप आपको के वो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। सर और इज आवर ग्रुप स्पीकर, की प्लीज प्लीज। लिंक दे दीजिए। जी, ग्रुप की लिंक नहीं है व्हाट्सएप चैट बॉक्स में। जस्ट अ सेकंड, आई प्रोवाइड यू विद द लिंक। ओके थैंक यू। प्लीज, आई प्रोवाइड यू विद द लिंक, डोंट वरी। जस्ट अ सेकंड।
अगम एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करना, 2-3 क्वेश्चन। जी, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है चैट ऑप्शन में, ये रही। अच्छा, इसी के साथ मैं वंशज जी को बुलाना चाहूंगा, वो फेसबुक लाइव के क्वेश्चंस आप सर के सामने रखेंगे। धन्यवाद। जब तक फेसबुक लाइव के क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे पहले अगर एक दो क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। अगर हम चैट बॉक्स में अभी जो है, जी बताइए। सर मैं फ्रेशर हूँ और मैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की तरफ के बिहाफ से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा ओबी ही होगा, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ओबी होता क्या है। तो क्या आप इसका भी अलग से वेबिनार होगा, इसका भी थोड़ा डाउट्स क्लियर करने के लिए अगर होगा तो बता दीजिए, आप अभी इन्फॉर्म कर दीजिए। सोनू जी, आप आंसर इसका दे सकते हैं, आगे क्या है? फ्रेशर्स के लिए अभी एक्चुअल तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। ओबी क्या है ये सब के मैं आपको ग्रुप में वो कर दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे भी एक सेमिनार ऐसा ऑर्गेनाइज करवाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज है कि ओबी को लेकर जो फ्रेशर्स हैं वो अभी उनको इतना लोड नहीं रखना है। मतलब ओबी क्या है, ओबी को लेकर जो बातचीत है या ओबी कैसे होगा, क्योंकि आपके जस्ट सीनियर्स अभी ओबी एग्जामिनेशन में जाएंगे। तो एक चीज है कि आप उसको ध्यान रखें या उनसे बातचीत कर लेंगे जब इनकी एग्जामिनेशन हो जाएंगे आपके जस्ट सीनियर्स की, तो उनसे बातचीत कर लेंगे कैसे होता है। बाकी आगे जैसा सोनू जी ने भी बताया कि भारत ज्ञान सागर के माध्यम से कुछ और भी, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है, इस माध्यम से कुछ और भी कार्यक्रम करेंगे। तो ठीक है, अच्छा है कि इनके लिए भी एक अच्छा मौका हो जाएगा आगे। और ओबी जस्ट आपको जितने भी जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लोग हैं उनको ओबी बस यही ध्यान रखना है कि ये भी एक तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन की तरह है, आपके पास ऑप्शन है, आप आराम से करें, इतनी हराने की जरूरत नहीं है। और डाउनलोडिंग अपलोडिंग में इस बार मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आने वाली है। पिछली बार पहली बार था तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, 90% सारे केस इजिली सॉल्व हो गए थे। तो इस बार 100% सब कुछ स्मूथली काम करेगा, बस आप लोग पैनिक ना हो, इसका आप लोग ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है सर जो कोई मॉक क्वेश्चन? टेस्ट आए हैं उसका क्या वो है? मॉक टेस्ट एज ए प्रिपरेशन आपको अवेयर करने के लिए, या आप कैसे आपको कैसे ओबी एग्जामिनेशन होगा, कैसे कंडक्ट होगा, उसकी जानकारी इंफॉर्मेशन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट एक तरह से प्रैक्टिकल है कि जो ओबी में बैठ रहे हैं उनके लिए एक तरह से प्रैक्टिकल है कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे फोटो खींचना है जब आप अपलोड कर रहे हैं उसमें। तो अपलोड करने का माध्यम क्या है, तो इस चीज को लेकर भी आप उसमें मॉक टेस्ट इसलिए बनाया गया है। सर जो 7 MB फाइल लिमिट है, सर वो एक क्वेश्चन के लिए 7 MB है ना? ऐसा तो नहीं है सब क्वेश्चंस के लिए टोटल 7 फाइल MB? के लिए, एक फाइल के लिए फाइल, 7 MB है। हाँ, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट अपलोड करेंगे तो उसमें फिर आपको नेक्स्ट आपको मिल जाएगा 7 MB। ओके सर, थैंक यू। सर कुछ फेसबुक लाइव के क्वेश्चंस हैं। सर जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चंस के 4 से 5 पार्ट होते हैं, वो अलग अलग करने होते हैं, तो क्या उन सबको अलग अलग अपलोड करना है या एक ही साथ अपलोड करना है सब पार्ट्स को? इसमें एक चीज है कि इंस्ट्रक्शन उसमें आपके उसमें रहेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 पार्ट है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, आपके ओबी के जो आप लॉगिन करेंगे पोर्टल पर उसमें उसका डिटेलिंग होगा। अपलोडिंग का अगर अलग अलग व्यवस्था किया हुआ है तो अलग अलग करे, ज्यादा सही होगा। और अगर अपलोडिंग का अलग व्यवस्था नहीं है तो आप उसको सिंगल भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर ऐसा कोई अपलोड करने का सिस्टम नहीं है कि अलग से बताया गया है तो आप उसको साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वहां पर एक बार चेक कर ले कि अगर अलग से वहां पर अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन है तो अलग से ही हम लोग अपलोड करेंगे, ऐसा थिंकिंग हमारी रहे।
सर नेम से रिलेटेड एक क्वेरी है कि नेम लिखना मतलब ऐसे नेम मेंशन करना अलाउ है क्या? जो ओबीई का गाइडलाइन है, वो अगर गाइडलाइन पढ़ेंगे उसमें तो उसमें मेंशन है कि आप अपना मेंशन करें। ओबीई का सर गाइडलाइन नेम नहीं मेंशन है। नेम में तो नेम नहीं मेंशन है कि नेम नेम मेंशन से, नहीं है इसमें। नहीं नेम से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे एक सीनियर ने। एक मिनट मैं देख लेता हूँ उसमें। तो वो आप गाइडलाइन फॉलो करना है ना। अब वो आपको वहां पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कम से कम यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको देखना है। और उसके अलावा जैसे हाँ, नेम मेंशन नहीं है इसमें। नेम ऑफ द प्रोग्राम है, नेम मेंशन नहीं है। डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन फर्स्ट में, सेकंड में एग्जामिनेशन रोल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द प्रोग्राम, सेमेस्टर, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कॉलेज, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो नेम मेंशन नहीं करना है इसमें। तो मैंने उसूल सर में भी नेम नहीं बोला होगा। नहीं, वो सिग्नेचर की बात हुई थी ना कि फर्स्ट शीट पे तो अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करनी है, बाकी रेस्ट जितनी भी शीट्स हैं उस पे एग्जामिनेशन रोल नंबर और सिग्नेचर करना है। तो फिर नहीं नहीं, सिर्फ नेक्स्ट शीट पे नहीं करना है। एक मिनट, किसी भी मतलब अगर आपने फर्स्ट पेज पर सब डिटेल मेंशन कर दी है तो नेक्स्ट पेज में, जस्ट नेक्स्ट पेज में आपको कुछ रोल नंबर देने की जरूरत नहीं है। साइन ऐसे एज ए साइन इसलिए भी आप कर सकते हैं, इसलिए शॉर्ट साइन कर ले तो एक अच्छा रहेगा कि जो एग्जामिनर्स हैं उनको लगेगा कि चलो आप ही ने पूरा उसको मेंशन किया है, लिखा है। तो इस तरह से इसमें ऐसा बट नहीं है कि सर फर्स्ट पेज में भी, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज ऐसा आपको मेंशन करना है। बट सर जो गाइडलाइंस आई है ओबी की, तो मैं सर उसमें बोल रहा है कि मतलब कि जो फर्स्ट पे तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और जो सर रेस्ट पेज हमारे बचेंगे उसमें हमें पेज नंबर, रोल नंबर और डेट लिखनी है बस। तो में कहीं भी डेट तो आपको सिग्नेचर का कुछ वो नहीं है कि सिग्नेचर भी करने हैं हमको। हाँ तो ठीक है, नहीं करे उसमें, क्योंकि गाइडलाइन में अगर मेंशन है तो नहीं करना है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग करें ही। वो एज ए बस एक तरह से देखा जाता है कभी कभी कि जितने भी लोग आंसर शीट उसमें मेंशन कर रहे हैं, आंसर शीट लिख रहे हैं, तो आपने लिखा है क्या, इस तरह के एक जानकारी के लिए। नहीं करना है तो नहीं कर सकते, लेकिन डेट और रोल नंबर आपको जो गाइडलाइन में दिया गया है, और रोल नंबर में ही कॉलेज रोल नंबर नहीं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है आपको। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और सर जैसे जो मेंशन किया है इंफॉर्मेशन वो सेपरेट शीट पे कर सकते हैं और आंसर अपना सेपरेट मतलब शीट से कैरी कर सकते हैं ना आगे कंटिन्यूएशन में? जरूरी तो नहीं मेंशन भी मतलब ऊपर मेंशन कर दो और फिर उसी पेज पे आंसर नंबर 1 कंटिन्यू करो? नहीं नहीं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो आपने इंफॉर्मेशन लिखा है वो विजुअल है कि नहीं है, वो सही से जब आप फोटो क्लिक करें दिख नहीं रहा है, या दिख रहा है या दिख नहीं रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर सिर्फ फर्स्ट पेज में ऐसा मेंशन करते हैं तो उसमें थोड़ा बिग लेटर्स में हो जाएगा तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हाफ पेज में ऊपर इंफॉर्मेशन लिख दें, नीचे से पेज शुरू कर दें, या ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज में बस आपके बेसिक इंफॉर्मेशन हो, सेकंड पेज से आप आंसर लिखना शुरू करें। और सर कुछ मार्जिन से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? काफी लोग कहते हैं कि मार्जिन वाली शीट नहीं यूज करनी, सिर्फ नहीं नहीं, A4 दोनों साइज है। से मतलब है। ब्लैक A4 में रूलर और ब्लैंक दोनों पेज यूज कर सकते हैं। A4 साइज का पेज होना चाहिए, जो आपके उसमें फोटो स्टेट के पास, जिससे आप कराते हैं, जेरोक्स के पास होता है फोटो स्टेट का, उसमें आप कर सकते हैं। कोई मार्जिन का मतलब नहीं है इसमें, लेकिन सर जो सीट है आपको A4 ही रखनी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। हाँ सर जो फर्स्ट पेज पे सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी है वो हर क्वेश्चन के आगे फर्स्ट पेज पे सेम है, तो हम एक ही पेज बनाए तो चलेगा हर क्वेश्चन के लिए? हाँ हाँ हाँ, मतलब जो फर्स्ट पेज, अगर मतलब ये भी अच्छा एक सॉल्यूशन है, आपने बताया कि एक पेज पर लिख ले उसको, और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, फिर जब फर्स्ट क्वेश्चन में उसको भी स्कैन कर ले, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो वही फर्स्ट पेज को स्कैन कर ले, तो ये अच्छा रहेगा। अगर आपने फर्स्ट पेज पर हाफ में लिखा इन्फॉर्मेशन और उसके नीचे क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, तो आप उसको दूसरे क्वेश्चन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक यस अच्छा सर। ऑप्शन है कि आप एक सिंगल पेज पर पहले इन्फॉर्मेशन लिख लें, और जब स्कैन कर रहे हैं तो उसको आप साथ में फोटो ले लें, वो सारे क्वेश्चन में चल जाएगा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर जैसे हम वो जो फ्रंट पेज हम बनाएंगे अपने इंफॉर्मेशन की, तो सर उसे हम पेज नंबर 1 काउंट करेंगे या फिर उसके आगे जब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे वहां से हमें पेज नंबर डालना है? आंसर जहां से आप लिख रहे हैं वहां से पेज नंबर डाले तो ज्यादा सही रहेगा, और डालना वहीं से चाहिए, क्योंकि आपके जो आंसर्स आप लिख रहे हैं उसी के लिए पेज नंबर मेंशन कर रहे हैं। तो आंसर जहां से लिखे वहां पर डाले, ठीक रहेगा उसके लिए। जी सर, धन्यवाद। कमल जी,
आप कुछ क्वेरीज कुछ चीजें बताना चाह रहे थे, कृपया बच्चों को प्लीज बता दीजिए। नहीं, वो तो क्वेरी के अकॉर्डिंग ही मैं बता पाऊंगा जो क्वेरी आएंगी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक हाँ। है। वंशज भाई, आप फेसबुक लाइव के क्वेश्चन कंटिन्यू करिए। मॉक टेस्ट की डेट शीट ग्रुप में सेंड कर दी गई है, तो एक बार आप सभी जिस ग्रुप में ऐड हैं वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। कुछ बच्चों के एक वो आ रहे हैं कि ग्रुप फुल हो गए हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। नए ग्रुप के लिंक आपको बहुत जल्दी इसके प्रोग्राम के बाद अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। एक क्वेरी है कि फिजिकल मोड के एग्जाम क्या पहले एग्जाम की तरह ही होंगे या उसके लिए कुछ अलग गाइडलाइन है? फेसबुक लाइव में एक क्वेरी है। फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को। जो फिजिकल मोड में एग्जाम होंगे कॉलेज में, तो वो पहले की तरह ही होंगे जैसे पहले एग्जाम होते थे, या फिर उसके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस है? देखिए, जैसे कि अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो ओबी हमारे टाइम पे 2 फेज में हुई थी। दूसरे फेज में सिर्फ उनके लिए कंडक्ट करवाया गया था जो कि नहीं दे पाए थे कुछ बच्चे, उनके लिए। तो उसमें ये फिजिकल मोड भी पेपर था। तो उस टाइम के जो गाइडलाइन आई थी उसमें ये था कि आपको अपनी खुद की सीट लेके जानी है, जैसे कि सर ने बताया कि सीट हमारी होनी चाहिए। तो सेम ऑनलाइन की तरह होगा, बस वहां पे इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी जो है वो जो कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा, वहां पे आपको कॉलेज के आपको सब चीज अपने साइड से लेके जाना है। हैंड सैनिटाइजर से लेके पेपर, फोन, आपके फोन पे ही वहां पे जैसे कि आपको पोर्टल पे मिलता है, वहां पे भी आपको फोन पे ही लॉगिन करके आपको एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट कब से अवेलेबल होंगे साइट पर? डेट शीट आ जाएगी, डेट शीट में लिखा हुआ होगा सारा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगी डेट शीट। डेट शीट आ चुकी है, ग्रुप में शेयर कर दी गई है। हाँ ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और ये पता कैसे चलेगा कि हमारा पेपर अपलोड हो गया है नहीं हुआ है? इस तरह की भी एक क्वेरी थी। हाँ, अब जैसे कि जैसे ऑटो जनरेटेड एक मेल होता है, आप सभी को पता होगा, ऑटो जनरेटेड मेल। तो जैसे आप वेबसाइट पे आपने चलो आपने 4 क्वेश्चंस मान लो अपलोड कर दिए, चारों के चारों, या फिर आपने नहीं भी किया, तो बट वहां पे जैसे आप सबमिट ऑप्शन डालोगे तो जो ऑटो जनरेटेड मेल होता है आपके रजिस्टर्ड मेल पे आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग रिस्पॉन्स, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, आपके मेल आईडी पे। आपको मेल आईडी चेक करना पड़ेगा, और इनकेस अगर नहीं आता है तो फिर सेम आप उस प्रोसेस से जाओ, नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करो। इसलिए 4 आपको 4 आवर्स दिए गए। एक क्वेश्चन सोनू भैया से है कि आपने टॉप किस तरीके से किया था? अच्छा, वही टाइम मैनेजमेंट, दूसरों पे ना भरोसा करके। अब जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है ओपन बुक, तो ओपन बुक में, और सर ने भी ये चीज बताई कि अगर मैं बताऊं तो स्टैट्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि गूगल पे भी मिल सके। तो फिर भी आपको पहले से अगर आप पढ़े हुए रहोगे, हाँ जैसे कि हम फिजिकल मोड में जब देते तो हमारे पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता, बट क्या कहते हैं, अगर आप पहले से आपने पढ़ा हुआ है पूरा, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की है पहले से तो फिर आपको तो पता ही नहीं होगा कि कहाँ से पेपर आ रहा है। बेशक ओपन बुक है, ओपन बुक का ये मतलब नहीं होता कि आपके, जैसे कि कुछ कोर्सेज के मतलब स्टैट्स के तो आते हैं, जैसे कॉमर्स वगैरह के क्या होता है कि आपके पास 10 इयर्स प्रीवियस सॉल्यूशंस वगैरह भी होते हैं। तो आप अगर आपको लग रहा है कि वहां से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दोगे तो वो नहीं होता ओपन बुक। थोड़ा सा ऑब्वियसली क्या कहते हैं, ओपन बुक है तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। पर पेपर का लेवल क्या मतलब बहुत टफ आता है क्या, या फिर इससे पहले अगर आपने थोड़ा? पूरे सेमेस्टर अगर पढ़ाई की है तो पेपर बिल्कुल ही टफ नहीं आएगा, और पेपर स्कोरिंग भी होता है अगर आपने, क्योंकि ओपन बुक है ऑब्वियसली। बट आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ाई की है, तभी आपको पता रहेगा पेपर यहाँ से आ रहा है। क्योंकि आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करोगे फिर भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, चाहे आप क्यों ना किसी भी कोर्स के एज इन इंग्लिश ऑनर्स के हो या फिर किसी भी, तो वो नहीं मिलने वाला आपको। गेस्ट पेपर भी आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देगा, थोड़ा सा आपको अप्लाई करने अच्छा, पड़ेगा। जैसे मेरा कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे एडवर्टाइजिंग मेरा कोई सब्जेक्ट है, अब उसकी Okay. जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो तो हमें बुक से ही मतलब एज इट इज ही लिखने रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं लिखूंगी तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। जैसे बहुत टॉपिक्स अगर मुझे वो समझ नहीं आ रही एग्जाम टाइम पे और मैंने उनको बुक से देख के लिखा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे मार्क्स काटेंगे?
देखो इसलिए अब जैसे कि अगर जैसे 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 18 पॉइंट या 18.5 मार्क्स का अप्रॉक्स होगा आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने जैसे सर ने भी बताया कि वो टीचर के ऊपर सारा डिपेंड करता है, तो अगर आपने मान लो एज इट इज आपने वैसा लिख दिया तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेगा, कि टीचर को पता होता है, टीचर पहले स्टूडेंट ही होता है तो उसको पता होता है अच्छा आपने कैसे कहाँ से लिखा है। तो थोड़ा तो आपको अपना लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए गूगल या कहीं पे नहीं मिलता, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो थ्योरी पेपर का क्यों ना हो, बट ज्यादा टफ नहीं होता है। गाइस आपके जिनके जिनके भी सवाल रवि रंजन सर से हैं वो अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि उनको 5:30 बजे कहीं पर जाना है। तो आप लोग के पास 5 मिनट है, जिनके भी क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं। भैया मुझे लगता है कि सवाल लोगों के खत्म हो गए हैं, और एक पर्सनली क्वेश्चन आया है मेरे पास, व्हाट इज यूटीटी ईट्स? जी, यूटीटी ईट्स बेसिकली आप बता दीजिए उनको और बाकी सबके लिए भी, कि बेसिकली एक ये फूड कंपनी है जो कि साउथ कैंपस में ऑपरेट करने वाली है। ये आपको अलग अलग फूड ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, वैरायटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल टॉप आउटलेट्स हैं, उससे ये टिफिन फॉर्म में डिलीवर करते हैं काफ़ी चीप प्राइसेस पे। सो ये एक रेवोल्यूशन है, बाकी हाइजीन भी इंश्योर करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिफिन आउटलेट्स। इट्स अ स्टार्टअप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। किसी के अभी भी क्वेश्चन हो तो एक बार आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछे। जो मॉक टेस्ट में अभी टाइमिंग आई है बेसिक में, वो 3 आवर्स की है, तो क्या हमारे एग्जाम अब 3 आवर्स में होंगे? मतलब टाइमिंग क्या 4 आवर्स है या 3 आवर्स तक है एग्जाम की? ऑफिशियल आपके एग्जामिनेशन 3 आवर्स में ही होंगे। 1 आवर्स जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग आपके क्वेश्चन को लेकर और अपलोडिंग आपके आंसर शीट को लेकर। तो जो ऑफिशियल आपको टाइम दिया जाएगा वो 3 आवर्स ही है फॉर आंसर शीट, लेकिन 1 आवर्स एक्स्ट्रा में है, इसी कारण वो 3 आवर्स ही मेंशन होता है। रवि भैया एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। देयर विल बी 4 क्वेश्चन ऑफ इक्वल मार्किंग्स, so it will be 18.7.5 marks per question. So how many PGS minimum and maximum should be written? अब पेजेस को लेकर लगभग मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो इसमें भी लोगों का क्वेश्चन होता है, क्योंकि कितने पेज हमें लिखना चाहिए, तो हम एक बेस्ट आंसर दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ स्ट्रीम्स में, उसमें 3 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो एक बार देख लेंगे कितने क्वेश्चंस करने हैं। पेजेस का ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो कम से कम एक पेज का ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं होगा, कोई भी टीचर इसको रिकमेंड नहीं करेगा कि कितना होना चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सोशल साइंस के स्टूडेंट, क्योंकि मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, तो सिंगल साइड में 6 to 7 पेज में अगर आप सारा आंसर आपने कर दिया है, जो फॉर्मेट है और जो क्वेश्चन का डिमांड है, बेसिकली जो एग्जामिनर्स होता है और जो टीचर्स होता है, उसको यही देखना होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने पूरा किया है कि नहीं किया है, चाहे पेज कितना भी हो। अगर कभी-कभी क्या होता है ना कि आप लोग के पास टाइम नहीं होता है, तो आप लास्ट क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी करते हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको लिखते हैं। तो क्या अगर आपने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, कम पेज में लिखा है, तो क्या आंसर नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा क्या? मार्क्स मिलता है। तो दोनों तरह से है। जो क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन आपने जस्टिफाइड किया है कि नहीं किया है आंसर में, उसको ध्यान रखेंगे। जो डिमांड है, वो आपने पूरा किया है कि नहीं किया है। पेजेस 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, बहुत सारे लोग 10 पेज तक भी लिखते हैं। लेकिन पेजेस फॉर टाइम मैनेजमेंट, आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, कितना तेज से आप लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, तभी आप ज्यादा पेज पर जाएं, ऑप्शन पर जाएं। क्योंकि बहुत डिटेलिंग लिखने होता है, हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा डिटेल लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, लेकिन डिटेलिंग बस जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी पर रखे आप लोग। ठीक है, मुझे लगता है कि अब लगभग सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं।
मुझे जाना भी है सर कहीं। क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, बस आखिरी होगा ये कि अगर A4 में मार्जिन्स हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। A4 में आप मतलब क्योंकि लिखने का रिटेन जो राइटिंग स्किल होता है, थोड़ा मार्जिन बना के लिखना और अच्छे से लिखना, कि बस इतना ऐसा आपको लिखना चाहिए या कि रीडेबल हो। जो भी चेक करेगा कॉपी उसके लिए रीडेबल हो, तो आसानी होती है उसको चेक करने में और उसको मार्क्स देने में। तो इसका सर ध्यान रखना है। हैंडराइटिंग के ऊपर भी कुछ होता है क्या, मार्क्स कटते हैं ऐसा कुछ? देखो हैंड राइटिंग का मतलब ये है कि अगर आपने ऐसा लिखा कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा तो एक-आध नंबर वैरी करता है हैंडराइटिंग पर कि बहुत अच्छा आपने लिखा है, बना के लिखा है, अंडरलाइन किया है। और बेसिकली एग्जामिनर्स को पता है कि जल्दी लिखना है तो हो सकता है कि अच्छे लोगों की भी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए कोई मैटर्स नहीं करता, लेकिन रीडेबल होना चाहिए, ये मैं लास्ट में फिर से बता रहा हूँ, रीडेबल होना चाहिए। जैसी भी हैंडराइटिंग हो, रीडेबल हो। थैंक यू गाइस। अब रवि रंजन सर को कहीं जाना है। भैया रवि रंजन भैया, मैं आपका पूरी भारत ज्ञानाक्षर टीम, ट्रूथ फिंगर्स टीम, इंटरनेशनल काउंसलिंग टीम और यूटीटी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स, आभार करता हूँ। मेरे तरफ से भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। भारत ज्ञान सागर, ट्विंगर्स और यूटीटी जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक अच्छा, मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जरूरत थी और इतने कम समय में आप लोगों ने स्टूडेंट के हेल्प के लिए जो ये पूरा स्टॉक रखा, सेशन रखा, इससे मुझे लगता है कि आगे भी इसको आप जारी रखेंगे। और जो भारत ज्ञान अक्षर है, ट्विंगर्स है, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने बनाया है स्टूडेंट के हेल्प के लिए, तो आगे आप लोग और अच्छे से बढ़े और जितने भी सोसाइटी में जो इश्यूज हैं उसको भी आप लोग डील करें, डिस्कस करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऑल द बेस्ट। आराम से आप लोग एग्जाम देंगे, टेंशन में बिना टेंशन लिए हुए एग्जाम देंगे, बिना पैनिक हुए एग्जाम देंगे। बस इतना ही मुझे बोलना था। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी गाइस आपके जितने भी क्वेश्चन हैं अभी हम लोग 10 मिनट तक और रुकेंगे और 10 मिनट में कमल जी आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले सर के पास एक क्वेरी आई थी, क्या कहते हैं कितने कितने पेजेस हमें लिखने पड़ते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन थी वो। लाइक सर ने आर्ट्स का बताया, मैं साइंस का बताना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस है ना आपके पास ऐसी आएगी कि जैसे कि हमारा एक पेपर था उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें हमें ना एक सिर्फ मैट्रिक सॉल्व करना था और उसके बस मतलब मैक्सिमम हम लोग थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी हमने किया था, मतलब लंबा सा खींच के, फिर भी तो 1.5 पेजेस का वो गया था। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि कभी भी आप इस चीज पे मत जाना कि आप ये मेन सॉल्यूशन पे जाओ। हमें भी लग रहा था अच्छा यार ये तो 18.75 मार्क्स का है, इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट क्या कहते हैं वो चीजें मिलती हैं। आप परफेक्ट आंसर लिखो चाहे वो कोई सा भी स्ट्रीम हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैभव और कोई क्वेश्चंस हैं? अगर मैं चैट बॉक्स में एक बार देख लीजिए, वरना जी कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हेलो सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मैं आर्ट स्ट्रीम का हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में से। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हमारे जो रेगुलर क्वेश्चंस होते थे इन नॉर्मल एग्जाम्स, क्या वैसे ही क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे या फिर इट विल बी मोर एनालिटिकल एंड दे विल आस्क अस टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन व्यूज एंड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स रिगार्डिंग द डेटा और एनीथिंग एल्स, या फिर हमें जो नॉर्मल क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते थे हर साल वैसे ही पूछ दिए जाएंगे? नहीं, आपके जो 90% जो पार्ट होगा आपके क्वेश्चन का, वो जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे वैसे ही होंगे, बट थोड़ा सा इसे हेवी बनाने के लिए 10% ऐड ऑन किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोई सिचुएशंस वगैरह वो ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने इन्वायरमेंट ईवीएस का पेपर दिया था, उसका इम्प्रूवमेंट था, तो उसने इम्प्रूवमेंट में ईवीएस आया, तो ईवीएस भी ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने क्रिएट कर दिए थे कि वो गूगल पे डायरेक्ट, वैसे हम जब पेपर देते नॉर्मल फिजिकल मोड में तो हमें मिल जाता है कि अच्छा हम ऐसे इसको सिचुएशंस क्रिएट करके लिख सकते हैं, बट उन्होंने रेप्टाइल्स की पूरी फैमिली बोल दी। फैमिली को आप कैसे क्या कहते हैं पूरा डिफर करते हो, तो थोड़ा सा आपको 10% क्रिएटिविटी अपनी लगानी पड़ेगी उन क्वेश्चंस में।
भैया Oh, एक thank you. क्वेश्चन आया है कि 10 इयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं ओबीई में। ओवी में चांसेस कम होते हैं कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँ। हेलो, क्वेश्चन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे कि मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी थी, एक्चुअली कल ही देखी थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि आप क्वेश्चन लिख सकते हो, लाइक जो क्वेश्चन पेपर हमारा आता है तो उसे क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्या ये जरूरी है, या फिर हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डाल के अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन लिख के उसके बाद नहीं, आंसर स्टार्ट कर क्वेश्चन तो सकते हैं? लिखना जरूरी नहीं है, बस आप आंसर, अगर आप आंसर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर 1 आप सॉल्यूशन पे आ जाओ, क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, सर मुझे एक चीज हेलो, एम आई ऑडिबल? yes you are audible। ओके सर, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि पेपर जैसे ही हमारे पोर्टल पे अपलोड होगा तो उस पे आंसर अपलोड करने का बटन जब आ जाएगा फिर? Your voice is not clear, please repeat the question। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, आप बोलो। सर वो बोलना चाहती हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारा आएगा उसके साथ ही हमें अपलोड करने, आंसर शीट अपलोड करने का भी वो आ जाएगा क्या, कि हम तभी अपलोड कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ये चैट में भी लिखा है। करेक्ट। अब जैसे कि मान लो आपका 11 o'clock से पेपर स्टार्ट है, तो 11 o'clock पे आपके पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि आपके गूगल ड्राइव पे डायरेक्ट खुल जाएगा, आपका जो पर्सनल ड्राइव है, क्वेश्चन पेपर। और फिर उसी टाइम पे आपका जो 6 क्वेश्चंस जो अपलोड करने का लिंक है वो भी आपके साथ अब वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में आप अपडेट करते जाओ अपने अकॉर्डिंग, और बाद में अगर आपको कोई, अगर मान लो आपसे गलती हो गई तो वहां पे व्यू में जाके आप देख भी सकते हो और उसे बाद में डिलीट भी कर सकते हो। ओके सर, बट थैंक यू। फाइनल सबमिशन के बाद फिर कुछ नहीं कर सकते। फाइनल सबमिशन के बाद ऑटो जनरेटिंग मेल आ जाएगा आपके पास कि यू हैव सबमिटेड, आपके मेल आईडी। ओके सर, थैंक यू। भैया एक क्वेश्चन है कि अगर नेटवर्क इशू आ गया देन हाउ वी विल सबमिट द क्वेश्चन पेपर आंसर शीट। अच्छा, वो इसीलिए 4 आवर्स दिया गया है ताकि आप 3 आवर्स में क्या कहते हैं अपने पेपर करो, और 1 आवर में इसलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए। अगर इन केस फिर भी, बट आपको ये सारी चीजें टाइम जो 4 आवर्स दिए गए हैं उसके अंडर ही आपको करना होगा कि आप अपने नोडल अफसर को कॉल करो, और मोस्ट प्रोबेबली नोडल अफसर आपको, हो सकता है क्या कहते हैं कॉल ना मिले तो आप क्या कहते हैं एचओडी का तो अपने पास नंबर रखो ही, एचओडी कॉल आपका पिक करेगा, एचओडी के थ्रू आप कर सकते हो जो भी, आपको वो बता देंगे कौन से मेल आईडी पे, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं वो अपने मेल आईडी पे मंगा लेते हैं उसी टाइम पे, बट ड्यूरेशन ऑफ 4 आवर के अंदर ही आपका होना चाहिए, उस ड्यूरेशन के अंदर। आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का थैंक यू, एंड कमल कौशिक भैया का भी बहुत बहुत थैंक यू। सर मुझे एक चीज पूछना था। यस अस्तुति, प्लीज आस्क, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। यस सर। सर वहाँ पे अपलोड करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि अगर अपलोड नहीं होता है तो वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे कॉल नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे कि उसमें देखो, आप खुद ही सोचो, डीयू के 54 कॉलेजेस हैं, ठीक है, 54 कॉलेज के अगर इतने सारी क्वेरीज आएंगे तो ऑब्वियसली उनमें ना आपका नंबर नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको बताया कि आप अपने कॉलेज को ज्यादा प्रेफर करो, तो वो जल्दी क्वेरी सॉल्व कर सकेंगे आपके, क्योंकि उनके पास बहुत सारे और कॉल्स होंगे, बाकी वो तो अटेंड करेंगे कॉल अगर आपका मिल गया तो। ओके सर, थैंक यू। गाइज, आप सब भारत ज्ञानाक्षर की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, खासतौर पे अगम का, वंशज का, आदित्य का, वैभव का, एंड पूरी एंटायर टीम, ट्रूथ विंगर्स, इंटरनेशनल काउंसिलिंग, यूटीटी, एंड भारत ज्ञानाक्षर टीम, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, दिव्या, लखविंदर, रश्मि, इमरान, और आगे भी आप लोग की जो भी क्वेरीज होगी
डोंट वरी गाइस, ये जितना भी सेशन हुआ है ये सारा आपको फेसबुक लाइव और यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो हम ग्रुप में आप लोग के क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो, एक मिनट, सोनू भैया। एग्जिट कर जाओ तुम।